नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे कांग्रेस का मिशन यूपी। 80 लोकसभा सीटों वाले सूबे यूपी में कांग्रेस पार्टी लंबे समय से अपना खोया जनाधार तलाशने की कोशिशों में जुटी हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में उसे अपनी परंपरागत सीट अमेठी में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में एकमात्र रायबरेली की सीट ही जीत पाई थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में उसकी गतिविधियां और तैयारियां सबसे अधिक मायने रखती हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के लिए आने वाला चुनाव प्रतिष्ठा का प्रश्न है और अब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा की तैयारियों में जुट गया है। शुरुआत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बेहद अहम मीटिंग के साथ होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के प्रभारी प्रियंका वाड्रा समेत अन्य वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विमर्श करेंगे। इसके साथ ही 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरणों पर भी चर्चा होगी। लोकसभा चुनाव में रायबरेली की सीट बचाने के साथ ही कांग्रेस के सामने अमेठी की सीट पर जीत दर्ज करने का भी बड़ा दबाव होगा। इधर सवाल यह भी है कि बिहार को लेकर गठबंधन में हुए सीट बंटवारे में 40 में से कांग्रेस को सिर्फ 4 से 5 सीटें देने की सहमति बन रही है। तो सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस के पास लोकसभा में महज 1 सीट है, विधानसभा में भी कांग्रेस का अब तक का सबसे निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा, वहां गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से कितनी सीटें आएंगी और क्या राहुल की न्याय यात्रा का असर गठबंधन में सीट बंटवारे के नंबर्स पर पड़ेगा? इसी पर हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा राज्य, लेकिन कांग्रेस को यहां पर कितने नंबर सीटों के मिल रहे हैं, इस पर बात हम करेंगे। कुछ रिएक्शंस हमारे पास आए हैं, वो आपको पहले दिखा देते हैं। एक समाज में जो चिंतन और चेतना जागृत हुई है, उसको लेकर के जो लोग आज मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो वह तुलना जब करते हैं तो वह कांग्रेस से उनको निराशा, मायूसी हाथ लगती है कि सिवाय भ्रष्टाचार, लूट खसोट के और जातिवाद के, वंशवाद के, इसके सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। आज इनकी अमेठी सीट ये हार चुके हैं और किसी भी सूरत में वहां जो जमानत जब्त हो गई थी राहुल गांधी की, वापसी की स्थिति कहीं नहीं बनती, उनकी पुनः जमानत जब्त हो जाएगी। अब रायबरेली पे भी संकट गहराया हुआ है। रायबरेली में भी कांग्रेस पूरी तरह से परास्त होगी, उनके सामने उसका संकट है। वो बैठक इन चीजों को लेकर कर रहे हैं और लालू यादव जैसे, जिनके ऊपर उनको बहुत भरोसा था, उस बिहार में इनको 5 सीट दे करके लालू यादव ने इनको इनकी औकात दिखा दिया है। तो अब कांग्रेस इस बात के लिए परेशान है कि वह अपनी रक्षा, अपने अस्तित्व की रक्षा अपने कैसे करे। बाकी इनके पास अब कुछ नहीं बचा है, ना इनके पास नेता है, और जो नेता इनके हैं वह पूरी तरह से बूढ़े हो चुके हैं। नए लोगों को चार्ज इनको देना नहीं है, नए लोगों को इनको आगे लाना नहीं है। कि सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस के अपने कार्यक्रम है, समाजवादी पार्टी के अपने कार्यक्रम है और सभी दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार अपने संगठन की समीक्षा कर रही है, बूथ कमेटियों की समीक्षा कर रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस चुनाव को लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी कमर कस चुकी है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार उत्तर प्रदेश और देश के दौरों पे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता की समस्याओं में, जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हराने के लक्ष्य के साथ लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, आप देख रहे हैं पूरी आप सारी स्थितियों को कि अभी जो सवाल है, अभी एक न्याय यात्रा पे जो आपको बात करनी चाहिए थी, क्योंकि हमारी कल एक जो है घटना हुई जो, तो इन सारे जो राजनीतिक मतलब एस्पेक्ट्स हैं उसको लेकर के न्याय यात्रा नाम दिया गया है। आप देख रहे हैं कि राहुल जी पहलवानों के अखाड़े में गए, प्रियंका जी उन महिला पहलवानों से मिलने गई। तो आप दोनों को देखिए, युवा और महिला, जो बहुत ढिढोरा पीटती है बीजेपी सरकार को काम इनको लेकर के, सशक्तिकरण को लेकर के या युवाओं को लेकर के, तो उनके साथ अन्याय हुआ, आपने देखा। तो उनसे उनके जो पूरे जज्बात हैं उनसे एक होने के लिए, उनके मुद्दों से जुड़ने के लिए, उनकी भावनाओं से जुड़ने के लिए जो राहुल जी की ये न्याय यात्रा है, जो युवाओं के अरमानों को ध्वस्त कर रही है, जो हिंदुस्तान के करोड़ों व्यवसायियों की विघटनकारी राजनीति के खिलाफ कैसे एक मोहब्बत की राजनीति और जो लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं उनको जोड़ने का काम किया जाए। तो उस यात्रा में भले ही लाखों लोग जुड़े हों, लेकिन करोड़ों लोगों ने उसमें अपने रूहों के साथ जुड़ के उस यात्रा को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया है और ये न्याय यात्रा इस देश को बदलने का काम करेगी।
तो देखिए, जब बिहार से खबर निकल कर आई और ये कहा गया कि 4 से 5 सीटों पर ही सहमति बन रही है कांग्रेस को देने के लिए, वो भी तब जब ये माना जा रहा था कि लालू इतना भी कमजोर कांग्रेस को नहीं समझते हैं और गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल करने का मतलब यही हो जाता है कि राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन में है, मतलब एक मजबूत दल आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सीट नंबर से कुछ और ही अंदाजा लग रहा है। क्या गठबंधन के बाकी दल भी मानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने से उनका नुकसान हो जाएगा, या उनके अपने दल में ही कहीं अंतरकलह ना हो जाए इसलिए सीटें उन्हें भी ज्यादा चाहिए? बहरहाल सीटों के फॉर्मूले पर अभी भी गणित थोड़ा सा उलझा हुआ है, लेकिन 31 तारीख डेडलाइन है, यानी नए साल के पहले दिन आपको हो सकता है पता चल जाए कि सीट का फॉर्मूला क्या है और सीट के फॉर्मूले पर बात बन भी रही है या नहीं, ये भी पता चल जाएगा। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जिस पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कुंवर सिंह निषाद, प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़े हैं। निषाद जी, स्वागत करती हूँ आपका। साथ ही केसी जैन साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत केसी जैन साहब। सुजीत कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक, आप ही से समझेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। 80 लोकसभा सीटें जहां कांग्रेस के पास एक, दूसरी जो परंपरागत थी वो भी हार गए, और अभी भी बिहार से जो खबर आ रही है, क्या ये दो मिलेंगी भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में? नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर जनाधार के हिसाब से गठबंधन में सीटों का बंटवारा चल रहा है और बाहर से चैप्टर बाहर से ही पता चल गया है कि क्या कुछ होने वाला है, तो फॉर्मूला गठबंधन में इसी तरह हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य आप क्या देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? पारुल जी, विपक्षी गठबंधन अभी केवल तैयारियों में जुटा है, बैठक भोजन में। एक लंबे समय से देखा जा रहा है ये बैठकों पर बैठ के और बैठकों, कोई ऐसी स्थिति ये देश के सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिससे मतदाता इनको देश में कोई संज्ञान नहीं। ये ऐसी कोई बात नहीं कर पा रहे हैं जिससे इनको कोई गंभीरता नहीं। ये ऐसा कोई खाका प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिससे लोग इनके ओर वोट देने के लिए चलें। ये आज भी उसी पाषाणकालीन नीति पर स्थापित हैं जिसमें ये बाबर के वंशजों को लेकर के उनके प्रति वफादारी, जातीय स्थितियां, जातियों को आमेलित एक दूसरे में करने का प्रयास करना कि ये साहब पाल जात के हैं तो ये यादव जात के हैं, ये कुर्मी जात के हैं, इनके पास इतना वोट है। दरअसल इनके पास कोई संकलित विचारधारा नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को जो आप लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुल 4-5 मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है। एक तो उनका प्रखर राष्ट्रवाद, दूसरा उनका हिंदुत्व, तीसरा उनकी मसल्स पावर, उनकी तैयारी, और चौथा जो सबसे मूल विषय है उनका वो है लाभार्थी। ये 4 ऐसे विषय हैं जिससे देश की जनता इनको संज्ञान में ले रही है और लेकर के और इनके तरफ डाइवर्ट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि देश में एक विकल्पहीनता है और उस विकल्प को आज भी ये विपक्षी दल जो कभी कभी बॉम्बे में बैठक करते हैं, कभी दिल्ली में बैठक करते हैं, इनके बैठकों के दौर चल रहे हैं। उन बैठकों के दौर में ये कतई ये कोई ऐसी चीज प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जिससे कम राष्ट्रीय स्तर पर कोई गहरा संदेश, बड़ा संदेश जा सके। ये ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा। ठीक है, कांग्रेस के पास जा रही हूँ। कुंवर सिंह निषाद जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को सीरियसली लेना ही पड़ेगा, 80 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आप गठबंधन में हैं, आपकी मजबूरियां हैं कि जिन संख्याओं में आप लोगों की सहमति बनेगी उसके साथ ही आपको मैदान में जाना पड़ेगा। सवाल ये कि पिछली बार भी जोर आजमाइश की थी और अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 यानी आपकी न्याय यात्रा जिसे आप वहां से शुरू करेंगे, ये न्याय यात्रा ऐसे समय पर आप लोगों की उत्तर प्रदेश से भी होकर गुजरने वाली है जिस वक्त राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस वक्त जब तारीखों के ऐलान हो रहे होंगे कि कब मतगणना है, कब मतदान है। इन तमाम चीजों के साथ साथ एक गठबंधन आपके आड़े है, तो आप 80 की 80 लोकसभा सीटें तो नहीं लड़ने वाले हैं, और जब 80 लड़े थे तब भी आपको 1 मिली थी। अब क्या करेंगे? पारुल जी, आज बड़ी आश्चर्यजनक बात है, मैं 3 डिबेट में आज बैठा और तीनों डिबेट का जो कंटेंट है लगभग एक जैसा ही है कि बिहार में हमको 4 सीटें मिलने जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में हम अमेठी पर जीतेंगे या क्या करेंगे। सर मुद्दा तो वही होगा। हाँ, तो सभी टीवी डिबेट ऐसा लगता है कि शायद कहीं से बैक एंड से कहीं से एक ही मुद्दा दिया गया है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से पारुल जी बताना चाहूँ जो होगी वही उसी पर ही मुद्दा बनता है ना सर। कल के मुद्दे को आज नहीं उठाएंगे और आपके भविष्य के मुद्दे को आज नहीं उठाएंगे, तो जो आज आप मुद्दा देंगे चैनल्स को मजबूरन वही उठाना पड़ेगा। अब उसे आप जो भी कहते परिभाषा, खैर आगे बोलिए। पारुल जी, एक बड़ा स्पष्ट रूप से आप जानिए
देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आते जाते हैं और बार बार यह कहा जाता है कि हम अमेठी सीट पे जीते, लगातार परंपरागत सीट है, हार गए। तो मैं ये बताना चाहूंगा, किसी एक पर्टिकुलर सीट को जीतने या हारने से किसी पार्टी की कमजोरी या मजबूती का आकलन नहीं किया जा सकता है। इस देश के बहुत बड़े नेता आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता थे, और वो 1952 लखनऊ से हारे, 57 में फिर दोबारा लखनऊ से हारे, 1957 में सीट से उनकी जमानत जब्त हो गई, 1962 में फिर से एक बार लखनऊ से हारे, 1971 में ग्वालियर सीट से हारे। लेकिन इस बात से अटल जी की जो महानता है, उनकी जो विशेषता है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो कमजोर था या किसी भी प्रकार से वो छोटे नेता थे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अटल जी महान नेता थे। हम अमेठी जरूर हारे, लेकिन हम निश्चित रूप से बताना चाहेंगे, हम दोबारा पूरी ताकत से, पूरी मजबूती के साथ और जनहित के मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी हमने युवाओं का, बेरोजगारों का, शिक्षा का, किसानों का, महिलाओं का हमने पक्ष रखा, और फिर से एक बार पुनः उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे वादे जनता के साथ रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का, 15 लाख रुपए देने का, 100 स्मार्ट सिटी का, 100 दिन में काला धन वापस लाने का, इस तरह के जो झूठे वादे भारतीय जनता पार्टी ने जनता से किए और झूठे वादों के आधार पर जो सरकार बनाई, और वो चीजों का उजागर भी हम जनता के बीच में जाकर करेंगे। और हाल ही में जो जीएसटी जिस प्रकार से थोपा गया जनता के ऊपर, जिस प्रकार से नोटबंदी की गई, उसका कोई लाभ नहीं मिला, और 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भारत की सरकार के ऊपर, जनता के ऊपर उन्होंने लिया है, और यह पैसा कहाँ गया, इसके ऊपर भी हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सवाल पूछेंगे। ठीक है, ये तो मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि आप जैसे प्रवक्ता मेरी डिबेट में मौजूद हैं, जो कम से कम दिल खोलकर स्वीकार तो करते हैं अटल जी को कंपेयर करते हुए कि पार्टी कमजोर हुई है आपकी और उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है आपको। बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल मेरा ये था कि बिहार से जो नंबर्स निकलकर सामने आए हैं वो आपकी पोजीशन दिखाते हैं कि गठबंधन में आगे आप कितने नंबर्स के साथ जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही होगा? पारुल जी, मुद्दा सीटों का नहीं है, मुद्दा जनता का है। हम एक सीट पर लड़ेंगे, जनता थोड़ी ना, जनता तो कह रही है हम कांग्रेस को पसंद करते हैं, आप सारी सीटों पर लड़िए। फिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्यों हुआ था जब अखिलेश जी आ गए थे आपसे हाथ मिलाने के लिए? तब तो कमलनाथ जी ने कौन अखिलेश कहकर चलता कर दिया था उनको। तो ये प्यार बाकी राज्यों में भी दिखना चाहिए था ना। देखिए, हम तो सबके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम ये जो इंडिया गठबंधन है, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और बार बार ये सवाल उठाया जाता है कि इंडिया गठबंधन में दरार है, इंडिया गठबंधन में दिक्कत है। ये मीडिया पर बार बार खबरें यह लोकसभा चुनाव तक रहेंगी, लेकिन मैं निश्चित रूप से बताना चाहूंगा, पूरा विपक्ष एकजुट है और जनहित के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से आपको अगर ये कहा जाए कि आपका वोट परसेंट खिसककर 2 पर आ गया है तो बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि जनता जैसा चाह रही है हम वैसा कर रहे हैं। तो जनता ने तो आपको 2% देकर संतुष्टि कर दी। हम जनता के मुद्दों का सवाल पूछना बंद कर दें क्या? हम महंगाई, आप विपक्ष हैं, आपका तो काम ही है जनता के मुद्दों को उठाना। मैं आपके गठबंधन में जनता ने जो आपको इज्जत दी है उस इज्जत को रख रहे हैं वो कि नहीं रख रहे हैं, मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रही थी। लेकिन आपको शायद पता नहीं है, 31 दिसंबर, आज से आप 72 घंटे पकड़ लीजिए, तो उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। ये अगर हो सकता है तो, क्योंकि आप लोगों की तरफ से डेडलाइन दी गई है, आगे भी हो सकती है। खैर, अब क्योंकि आप बताने की स्थिति में नहीं है कि नंबर्स क्या होंगे, क्योंकि डिस्कशन आप लोग का हो नहीं रहा है। ये सूत्रों के हवाले से आपके पास खबर है अभी, इसलिए मैंने कहा हो सकता है बढ़ भी सकती है। जरूरी नहीं है कि मैं सूत्र लगाऊं अपने बातों में, ये भी मैंने कह दिया कि हो सकता है बढ़ भी सकती है, ये आगे भी हो सकता है, आपका डेडलाइन खिसक जाए, लोकसभा के एक दिन पहले तक भी डिसाइड होता रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के जो सूत्र है, अच्छा, 3-4 नंबर जो आपको 4 या 5, 3 नहीं 4 या 5 नंबर जो बिहार में मिले हैं उसमें सहमति बन गई है? ये तो क्लियर होगा, आप लोगों को, प्रवक्ताओं को बताया होगा नहीं बताने के लिए। अभी इसी प्रकार की आपकी तरफ से इस तरह की चर्चा है, अभी तो इस तरह की कोई सीटों के बंटवारे पर किसी प्रकार की कोई चर्चा अभी नहीं हुई है। और जब सीटों का बंटवारा होगा तो सबसे पहले जो खबरें हैं वो मीडिया के सामने प्रसारित की जाएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ चर्चाओं का बाजार गर्म है, केसी जैन साहब,
और उत्तर प्रदेश में तैयारी के साथ कांग्रेस उतरना चाह रही है और कांग्रेस की मीटिंग्स भी हैं, वो यूपी के जो उनके मेंबर्स हैं उनके साथ भी होना शुरू हो गए, जिसमें खड़गे साहब, प्रियंका जी, तमाम लोगों की मौजूदगी रहने वाली है। और उधर से निकल रही है न्याय यात्रा सर, आपको चारों खाने चित करने के लिए। और भले ही यूपी से निकल रही है, लेकिन अयोध्या जाएगी नहीं जाएगी इसको लेकर 22 या 21 तारीख को ही बताएंगे राहुल जी, कहिए। सर का ऑडियो डिवाइस म्यूट है क्या सर? ये हमारी आवाज? हाँ आ रही है, कहिए कहिए। जी जी, देखिए पल्लवी जी, जो चीजें, देखिए पहली बात तो ये गठबंधन है और गठबंधन को लेकर के जो चर्चाएं हैं उसी पे डिबेट भी होगी, उसी पे चर्चा भी होगी। और गठबंधन बनाया किस लिए जा रहा है? गठबंधन है सरकार बनाने के लिए, और सरकार कौन बनाएगा? जनता बनाएगी। तो सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है गठबंधन का। गठबंधन का मुद्दा कोई अलग नहीं है, आपके पर्सनल, आपके घर का मैटर नहीं है ये। केवल ये आप चुनाव में उतरने जा रहे हैं, और चुनाव में अगर उतरने जा रहे हैं, आप राजनीतिक पार्टी है और एक गठबंधन के साथ उतरने जा रहे हैं, तो गठबंधन में जो कुछ होगा उस पर चर्चा भी होगी, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि आपके मुद्दे क्या है, आप किस आधार पर गठबंधन बना रहे हैं, आप किस लिए इस सारी कवायद हो रही है। सिर्फ और सिर्फ क्या मोदी जी को हटाने की कवायद हो रही है, या आपके कुछ मुद्दे भी है, या आपकी कुछ विशेषता भी है? आप आएंगे क्या करेंगे, और अन्य जो दल आपके साथ होंगे कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा, उसके बाद में जब गठबंधन बनेगा, गठबंधन में किसकी कितनी भागीदारी होगी, और सरकार का उस पर क्या प्रभाव होगा, सरकार किस तरह योजनाओं को लागू करेगी, ये सारी चीजें जनता जानना चाहती है। ये सारी चीजें कोई पार्टी नहीं जानना चाह रही है। इसलिए अगर कोई विषय है, और जिसको आप कह रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे, गिना रहे थे कि अटल जी यहाँ से आ रहे, अटल जी वहां से आ रहे, और केवल राहुल गांधी जी पे चर्चा हो रही है। पहली बात तो ये है, चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप 80 की 80 सीटों पे लड़े थे। गठबंधन जो अखिलेश जी का हुआ था वो बहन जी से, मायावती जी से हुआ था। लेकिन जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं, इस गठबंधन ने भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आपको अमेठी और रायबरेली में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, आपको याद होना चाहिए। एक तरीके से अमेठी और रायबरेली में इनडायरेक्टली गठबंधन समाजवादी पार्टी से भी कांग्रेस का था, और बहन जी का भी कांग्रेस से था। और इस कंडीशन के बाद में भी अगर राहुल गांधी जी वहां से चुनाव हार जाते हैं, तो ये चिंतनीय विषय तो है ही। इसका मतलब जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया। यानी 3 पार्टियों ने मिलकर के एक कैंडिडेट दिया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी अकेली लड़ रही थी। ऐसे में उसके बाद में भी अगर स्मृति ईरानी से वहां पर राहुल गांधी जी हार जाते हैं, तो इसका कंपेरिजन आप अटल जी के चुनाव से करें, हमें नहीं लगता है कोई गणित समझने वाला है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये वही सारे मुद्दे उठा रहे हैं जो ये पहले मुद्दे उठाते रहे, जीएसटी का, नोटबंदी का, ये सारे मुद्दे वही की वही लेकर के आ रहे हैं पारुल जी। इनके पास कोई नया मुद्दा नहीं है। और जो ये बात करते हैं कि संविधान खतरे में आ गया, जब चुनाव होते हैं, ये अभी जो जिन 5 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव के पहले, परिणाम आने से पहले कांग्रेस और घटक दल ये कह रहे थे इससे भी फाइनल है, ये तो सेमी फाइनल है, सब स्पष्ट हो जाएगा, पक्का हो जाएगा कौन किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है। अब तो मोदी जी गए, और उसके बाद क्या हुआ, परिणाम आने के बाद क्या हुआ, ईवीएम से खतरा, संविधान को खतरा, ये किस तरीके से जीत गए। ठीक तो है, कुल मिलाकर के जो जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करिए। एक माहौल बनाने की जो कोशिश है उससे कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा, या इस न्याय यात्रा से विपक्षी दल, क्योंकि पहले ये खबरें आ रही थी सुजीत जी कि अभी जो सीटों का बंटवारा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कांग्रेस देखना चाह रही है कि उसकी पोजीशन, ये जो बाकी 5 राज्यों के चुनाव है वहां पर क्या बनती है। उसके बाद कांग्रेस की और भी ज्यादा गत हो गई, खासतौर पर हिंदी बेल्ट वाले राज्यों में। एक मूवी का सीन था जिसमें एक शख्स आंदोलन करने बैठा था, उसे नेता बनना था, और जब वो मंच पर पहुंचा कि उसे मुद्दे बताने थे जनता के बीच में कि वो अनशन पर क्यों बैठा है, तो उसके पास मुद्दा नहीं था कोई बताने के लिए। अब इस पर क्या कहेंगे सुजीत जी, कांग्रेस की स्थिति भी कुछ ऐसी लग रही है कि पुराने मुद्दे लेकर जा रहे हैं, नया कुछ भी नहीं है बताने को। अरुण जी, कांग्रेस के सामने और समाजवादी पार्टी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इस बात की है, अगर हिंदुत्व को लेकर के चलते हैं तो मुस्लिम मतदाता इनका नाराज होता है, मुस्लिम पक्ष को लेकर के चलते हैं हिंदू तो वो इसको लेकर चलेंगे तो वो नाराज होगा, उसको लेकर के चलेंगे तो ये नाराज होगा।
लिहाजा इनके पास में अन्य कोई योजना है। जहां तक आपने कहा सीट बंटवारे को लेकर, दरअसल उत्तर प्रदेश में एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। कांग्रेस का जो वोट है वो मुस्लिम वोटों पर ही बार बार वो वकालत करते हैं लंबे समय से। समाजवादी पार्टी भी इसी बात से डरी हुई है कि कहीं हमारा वोट जो है नेशनल पार्टी के नाते कांग्रेस की तरफ डाइवर्ट न हो जाए, तो वो इस बात को लेकर के डरे हुए हैं। तो इसलिए वो ज्यादा सीटों पर भी लड़ना चाहेंगे। जी, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी बहुत कुछ इनको नहीं देगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान के चुनावों को देखते हुए। जैसा कि कांग्रेस उस समय काफी घमंड में थी इस बात को लेकर के कि हम उत्तर प्रदेश की नीति और नियति का निर्धारण इन चुनावों के बाद करेंगे, और उनको इस बात का विश्वास था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हम फिर से लौट आएंगे। खास करके मध्य प्रदेश में तो हम लौट ही रहे हैं। अभी कांग्रेस के कुंवर भाई एक चर्चा कर रहे थे जीएसटी की। इन्होंने कहा कि जीएसटी लागू कर दिया, तो क्या कुंवर भाई इस बात की घोषणा यहाँ करते हैं कि जीएसटी वापस हो जाएगी? दूसरी इन्होंने एक बात कही कि न्याय यात्रा को लेकर के, किस बात की न्याय यात्रा ये लोग कर रहे हैं? 35 सालों से 40 सालों से उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए या बिहार में, तो पिछड़ी जात के लोग ही सत्ता पर काबिज है। किस बात की न्याय यात्रा की बात करते हैं? कौन सी न्याय यात्रा? दरअसल इनके पास कोई एजेंडा नहीं है भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का। मैं भारतीय जनता पार्टी को न तो नेता हूं न उनका प्रवक्ता हूं, लेकिन जो स्थिति स्थापित है वो स्थिति स्थापित यही है कि इनके पास कोई ये अभी एक गठबंधन कर रहे हैं, एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, और उत्तर प्रदेश में वो सपा होते हुए दिखाई दे रही है दलों को, और इसीलिए सपा उत्तर प्रदेश में, ये पिछले बार ये भी कहा जा चुका था कि जिस स्टेट में जो ज्यादा मजबूत है शायद ज्यादा सीटों पर वही लड़ेगा। कुंवर जी कहिए। पारुल जी, आपने बीच में कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। वास्तव में मुद्दे कभी मीडिया के सामने आते ही नहीं। मुद्दा पूरे दिन तो हिंदू मुसलमान की डिबेट चलती है, मुद्दों पर ध्यान कहाँ जाता है? मणिपुर में बेटियों को सैम पित्रोदा के बारे में हमने डिबेट की थी सर, कांग्रेस के प्रवक्ता ने आने से मना कर दिया था, आपकी पार्टी की तरफ से मना हो गया था कि कांग्रेस का कोई, एक सेकंड सुजीत जी, एक सेकंड, कल हमने जब डिबेट की थी सैम पित्रोदा के बारे में, तो कांग्रेस का कोई स्पोक पर्सन बैठने को तैयार नहीं था सर। भाग तो आप लोग जाते हैं ना मुद्दों से। मैं बताना चाहूंगा पारुल जी, कांग्रेस का था कि देश की संसाधनों पर 18% मुसलमानों का पहला अधिकार है। ठीक, तो हिंदू मुसलमान हम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान इस देश के लोग कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है? ठीक है, आप भाजपा और आरएसएस पैरवी करेंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा बीच में, मेरे बीच में डिस्टर्ब मत। कुंवर जी बोलिए। मणिपुर में बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया, लेकिन मीडिया पे मुद्दा दिखाई नहीं दिया। 24 घंटे बेरोजगारी, महंगाई है, युवा परेशान है, लेकिन आपके टीवी चैनलों पर यह मुद्दा दिखाई नहीं देता। हम लगातार बेरोजगारी की बात करते हैं, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। हम बात करते हैं कि सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन इस पर कहीं चर्चा नहीं होती। आपका अंतिम आंदोलन महंगाई को लेकर कौन सा था, याद दिलाएंगे? महंगाई बेरोजगारी को लेकर अंतिम आंदोलन आपका कौन सा था, जो आखिरी आपने लास्ट किया हो? अरे आप डिबेट का मुद्दा पूछ रहे हैं ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने हमें मुद्दा दिया है? इस पर चर्चा नहीं होती। आपने उसके लिए कुछ किया है? आपकी लड़ाई हुई है उसके लिए? सड़क पर आए हैं आप? ठीक है, केसी जैन साहब 30 सेकंड, केसी जैन साहब। इन सब चीजों को लेकर मैं तो आपसे सिंपल पूछ रही हूँ, आप मुझे लास्ट आपका अनशन आंदोलन बता दीजिए कौन सी डेट को था बेरोजगारी महंगाई को लेकर। केसी जैन साहब, प्रवक्ता आता है उस सबसे पहले वो मीडिया को घेरना शुरू करता है। मैं तो आदत हो गई मीडिया ने बनाया, मीडिया ने ये परसेप्शन क्रिएट किया। सांसद में एक संप्रदाय सुन लीजिए लास्ट के 30 सेकंड में बोले थे, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मोदी जी की नाक के नीचे खड़े होकर ठीक है कुंवर जी, आपके बीच में नहीं बोले थे वो, उनको बोल लेने दीजिए। 30 सेकंड है मेरे पास सर। आपके गठबंधन की रणनीति हटी है सीटों का बंटवारा, बलात्कारी के पक्ष में सिर्फ हो रहा है। आपका एक बलात्कारी विधायक कब निकाला गया, जब उसने कोर्ट ने सजा सुना दी। यह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आपके लोग हैं जिस प्रकार, चलिए केसी जैन साहब की आवाज अब नहीं मिक्स हो रही है, आप दोनों की आवाज रुक जाइए। पिछड़ा विरोधी वही चीजों का तो आप पूरी तरह से। मुझे लगता है आपको महंगाई बेरोजगारी के बारे में बात करने का पूरा अधिकार है, और हमें भी मुद्दे उठाने ही हैं।
लेकिन आप मुझे ये बताइए, और ऐसा नहीं है कि मुद्दे अब तक नहीं उठाए हैं, कई सारी डिबेट्स हम एक्सपर्ट्स को बिठाकर ये पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर कहाँ लूप होल है। लेकिन सवाल ये है कुंवर जी कि एक नेशनल लेवल का कोई बड़ा आंदोलन बताइए ना जिस पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर आपने किया। मैं तो देख रहा था कि भाई आपका न्यूज चैनल तो देखा कीजिए, थोड़ा और अच्छे से देखा कीजिए, ताकि आपको पता रहे कि कब कौन सा चैनल क्या कर रहा होता है। खैर, सिर्फ आपको अपने और मणिपुर वाली बात कर रहे हैं ना, उस पर भी बहुत डिबेट की है हमने, तो आपको याद आना चाहिए कि कब कौन सा मुद्दा उठता है। आपको आंदोलन नहीं लगता? आप कल जो करेंगे तब वो मुद्दा कल उठेगा, बीजेपी आज जो करेगी, आप जो आज करेंगे वो मुद्दा तब उठेगा। लेकिन आप जीएसटी और नोटबंदी को लेकर आप 2024 के चुनाव में जाना चाह रहे हैं, तो थोड़े कुछ नए मुद्दे भी लेकर जाइए। खैर, समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का मिशन यूपी जुट गई है कांग्रेस मिशन यूपी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि आप हैं गठबंधन में, मेहनत कितनी भी कर लीजिए, जो नंबर डिवीजन होगा यानी सीटों का बंटवारा होगा उसी के हिसाब से आपको लड़ना होगा चुनाव। पिछली बार अमेठी रायबरेली में कोई भी दल, जो विपक्षी दल था, उसने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी में फाइट थी, लेकिन उसके बावजूद भी अमेठी हार गए। अब गठबंधन वाली लोगों के जो जुड़ने के बाद सीटों का बंटवारा होगा, कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में आएंगी ये फिलहाल कांग्रेस बताने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ये सब जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनकी पार्टी के वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बिहार से खबर निकलकर सामने आ रही है कि 40 में से 4 या 5 ही कांग्रेस को मिलने जा रही हैं। अगर यही बंटवारे का फॉर्मूला है तो यूपी में क्या मिलेगा कांग्रेस को, और फिर न्याय यात्रा का फायदा कौन सी सीट पर कांग्रेस लेना चाहेगी? दीजिए इजाजत, नमस्कार।